सीमेंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बिहार के पूर्णिया से मेरे साथ आप देख रहे हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग का ट्रेन वाला विवाद क्या है? आरजेडी क्यों कह रही है कि रेलवे ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई है? इसका विश्लेषण आज आपके लिए हम करने वाले हैं। वोटिंग वाली सेल्फी ने बीजेपी के कई नेताओं को संकट में डाल दिया। बीजेपी नेताओं की 2 जगहों पर वोटिंग वाली कंट्रोवर्सी क्या है, ये भी आज शो में हम आपको दिखाएंगे। आज मैं आपको बिहार की सिल्क सिटी लेकर चलूंगी। चुनावी शोर के बीच सशक्ति सिल्क सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। क्यों सिल्क सिटी बन रही है पलायन सिटी, ये खबर भी आप सभी के लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मिशन चंपारण। आज सबसे पहले बात बिहार में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान की। पहले फेज में बम्पर वोटिंग की असल वजह क्या रही? फैक्ट्स के साथ इसका पूरा विश्लेषण हम आपके लिए करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बम्पर वोटिंग के बाद किसका पलड़ा भारी है। रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या नीतीश राज की वापसी है, या फिर मतदान प्रतिशत पे हुई बढ़ोतरी तेजस्वी को ताज दिला सकती है? बिहार में आजादी के बाद पहली बार करीब 65% वोट पड़े हैं। वोटों के इजाफे में सभी दल अपनी अपनी जीत के विटामिन खोज रहे हैं। इस बीच आरजेडी ने रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि छठ पूजा के बाद अब प्रवासी बिहारियों को बिहार चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलवा रही है और प्रवासी बिहारियों के आने जाने का टिकट और खाने पीने का खर्च भी दे रही है। सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया जाता है और गरीबी का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये कोई बीजेपी से सीखे। दरअसल आरजेडी का इशारा ट्रेनों में उमड़ी इस भीड़ की तरफ है। छठ पूजा के बाद एक बार फिर बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ दिखी। देश के दूसरे राज्यों में बसे बिहार के लोगों ने वोटिंग के लिए अपने राज्य का रुख किया। इसी भीड़ के बहाने आरजेडी रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार के खिलाफ ये आरोप लगा रही है। पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% वोट पड़े। 2020 में इन सीटों पर मतदान का प्रतिशत करीब 56% था। अब राजनीतिक दल और चुनावी पंडित इसी बढ़ोतरी को डिकोड करने में जुटे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या हैं, इसके चुनावी समीकरण बिठा रहे हैं। इस बीच आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलवा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको। टिकटें जो हैं इसलिए मुहैया कराई जा रही है कि ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर बंधु हैं, नहीं जा पाते। इसी कारण वोट के प्रतिशत जो है कम हो जाता है कई बार। किसने दिया खर्चा वर्चा? मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने? हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं। नहीं। ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी। तो क्या इस वजह से वोटों में इजाफा हुआ है? क्या बढ़ा हुआ वोट बीजेपी के पक्ष में गया है? क्या वोटों की ये भीड़ आरजेडी के दावे पर मुहर लगाती है? छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। तेजस्वी यादव ने हार को स्वीकार कर लिया है। उनको आभास हो गया है कि अब महागठबंधन आने वाला है नहीं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस बिहार में वोट चोरी और बोगस वोटिंग के आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में हाथ में सबूत है। लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी
यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। इन दावों और आरोपों के बीच बढ़े हुए वोट प्रतिशत पर चुनाव आयोग का पक्ष सामने आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बढ़े हुए वोट प्रतिशत की एक वजह SIR रहा है, क्योंकि SIR के बाद उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए जो या तो मृत थे या फिर शिफ्ट हो चुके थे या जिनके पास एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड थे। अब वोटिंग लिस्ट से अनाधिकृत मतदाताओं के नाम हटे तो इसका सीधा असर बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत के तौर पर दिखा है। हालांकि वोटों में बढ़ोतरी सिर्फ SIR की वजह से हुई है, ये कहना सही नहीं है। ये सिर्फ एक कारण हो सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक SIR ने न सिर्फ मतदाता सूची को ठीक करने का काम किया है, बल्कि इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम किया है और इसका असर भी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के तौर पर सामने आया है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी वोट प्रतिशत बढ़ने की एक वजह प्रवासियों को ही मान रहे हैं। उनका कहना है कि छठ के बाद यहाँ रुके प्रवासियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार हम ही बना रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर दो जगह वोट डालने के जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के सबूत के तौर पर ये तस्वीरें शेयर की जा रही है। इन तस्वीरों के बहाने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे राकेश सिन्हा का भी मतदान वाला फोटो है। विपक्ष का आरोप है कि राकेश सिन्हा दो जगह से वोटर हैं। राकेश सिन्हा ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मतदान किया, इसके बाद बिहार में भी उन्होंने वोट डाला। राकेश सिन्हा ने फरवरी में दिल्ली में द्वारका में चुनाव में वोट देकर फिर ये पोज किया। आज बेगूसराय में फिर ये उंगली दिखाई, पोज किया वोट देकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मैंने वहाँ के मतदाता सूची से नाम हटाकर बिहार की मतदाता सूची में कर लिया, जो मेरा स्थायी पता है। तो कांग्रेस का आरोप निराधार है। तो कांग्रेस पार्टी वाले ही वोट स्कोर करते थे, कांग्रेस पार्टी वाले बोगस वोट करते थे, इसलिए इतने सालों सत्ता में रहे। वोट में धांधली तो इन पे पूरी तरह से ठप्पा लग चुका है। ये करते हैं तो उसी के जगह जगह प्रमाण आते हैं, फिर ये अपनी सफाई देते घूमते। वैसे राजनीति के जानकार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की जो वजह गिना रहे हैं, उसके मुताबिक SIR के बाद बोगस वोटर हटे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ा है। छठ मनाने बिहार गए लोग वोटिंग तक रुके हैं, इससे भी मतदान में इजाफा हुआ। तीसरी वजह, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, क्योंकि महिलाओं पर हर पार्टी का फोकस रहा है। चौथा ये कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने भी वोटिंग में जोश दिखाया। इसके अलावा प्रशांत किशोर के तौर पर मतदाताओं को एक नया विकल्प मिला और इसीलिए उन्होंने वोटिंग में उत्साह दिखाया। अब सवाल ये कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसका फायदा किसे मिलने की संभावना है? बीते चुनाव का वोटिंग ट्रेंड क्या पिक्चर दिखाता है, अब जरा उस पर नजर डालिए। 1990 में जब लालू यादव पहली बार सत्ता में आए तो वोटिंग प्रतिशत पहली बार 60 से ऊपर 62.04 रहा। 1995 में वो 61.79 लगभग इतने ही वोट प्रतिशत के साथ रिपीट हो गए। इसके बाद 2000 में 62.57% मतदान हुआ और राबड़ी देवी के साथ आरजेडी की सरकार बनी। 2005 की बात करें तो नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए तो 45.85% मतदान से ही सत्ता परिवर्तन हो गया। इसके बाद 2010 में 52.73% वोटिंग के साथ नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार बनाई। 2015 में वोटिंग प्रतिशत 56.91% रहा। हालांकि इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सीएम बने। बीते 2020 के चुनाव में 57.29% मतदान हुआ। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई। 2010 से 2020 तक का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा रहा है, फिर भी नीतीश कुमार ही सत्ता में वापसी कर रहे हैं।
ये ट्रेंड दिखाता है कि कम या ज्यादा वोट प्रतिशत से किसकी सरकार बनेगी ये कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि पार्टियां खुलकर बोल रही हैं कि सरकार हमारी ही बन रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। सब लोगों को यही कहना कि भैया इस बार सरकार बदल देंगे। अब की बार बीजेपी बाहर। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और अब तक की सबसे बड़ी जीत एनडीए को हासिल होगी। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। 150 से अधिक सीट के साथ आने वाले समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि अनेक रुकावटों के बाद लोग सत्ता परिवर्तन का संदेश देने में सफल रहे। यही बिहार और लोकतंत्र की जीत है। बिहार एक तरफा महागठबंधन को तेजस्वी प्रण को अपना रिकॉर्ड तोड़ वोट दे रहा है। बढ़ी हुई वोटिंग का मतलब साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा बदलने वाला है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में बिहार का भागलपुर है, जिसकी पहचान देश दुनिया में सिल्क सिटी के रूप में है। लेकिन आजकल सिल्क सिटी पर सियासत हावी है। भागलपुर में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। बिहार की सिल्क सिटी में कल पीएम मोदी ने रैली की थी। आज गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक रैलियां की हैं। अपने अपने गठबंधन को जिताने के लिए लोगों से अपील की। हर किसी ने कारोबार, बुनकर, सिल्क का जिक्र किया। जिस भागलपुर में सियासत हाई है, उसी भागलपुर में 200 साल पुराना सिल्क व्यवसाय अब दम तोड़ रहा है। यहाँ सिल्क व्यवसाय से जुड़े बुनकरों की पहचान बदल रही है। अगर ये कहें कि बुनकर अब सिल्क के व्यवसाय को छोड़ने और पलायन को मजबूर हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा। भागलपुर में बने रेशमी कपड़े पश्चिमी एशिया, यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों तक जाते रहे। लेकिन जो कारीगर इस सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो आज बेहद दयनीय स्थिति में हैं। मैं खुद सिल्क सिटी भागलपुर गई थी। वहां ठप हो चुके उद्योग धंधों को देखा, बुनकरों के दर्द को महसूस किया। यकीन मानिए, इन बुनकरों का दर्द आप महसूस करेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। सिल्क बहुत नाजुक होता है, लेकिन उससे भी नाजुक है दर्द से भरे ये आंसू। भागलपुर के जिस सिल्क ने देश दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई, आज वही सिल्क अपनी पहचान खो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर में, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार का एक प्राचीन और ऐतिहासिक जिला है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये रेशम उत्पादन, खासकर तसर सिल्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में भागलपुर सिल्क बुनकरों की हालत बहुत खराब हो गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन बुनकरों की समस्याएं क्या हैं और सरकार से ये अपने लिए क्या चाहते हैं। एक वक्त था जब यहाँ के घरों से हैंडलूम और पावर लूम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज यहाँ खामोशी है। उन्नीस 1990 के दशक में यहाँ 1000 करोड़ का सिल्क कारोबार होता था। अब ये बिजनेस आधे से भी आधा रह गया है, क्योंकि यहाँ ना तो सरकारों ने इनकी तरफ ध्यान दिया और ना समय के साथ बदलाव हुआ। ऐसी हालत क्यों आन पड़ी? इसकी दास्तां सुनाने में दिल में दर्द होता है। ये एक ऐसा कहानी है जो हमेशा कारोबार करने के दौरान में वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यही एक बुनकराई का धंधा या बुनकरों का धंधा रहा जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ये असद अंसारी है। असद अपने खानदान की आखिरी पीढ़ी है जो बुनकर कहलाए, लेकिन अब इनकी पहचान एक मजदूर की है।
असद साहब, मुझे पता लगा जब मैं अंदर आ रही थी कि यहाँ तो पहले आप बुनकरी का काम करते थे। कहाँ है काम सब बिग बाज दिए, को काम होने नहीं लगा, उसमें कोई मजदूरी नहीं मिलने लगा हम लोग को। से छोड़े छोड़ने से हो गया 12 साल। तारिक अनवर अपनी मां के साथ पावर लूम लगाकर काम कर रहे हैं। इनकी मां की आंखों से गिरते ये आंसू बता रहे हैं कि समय कितना बदल गया, दर्द कितना बढ़ गया। ये मुस्कुराहट है, लेकिन मैंने इनकी आंखों में आंसू देखा था जब इनका बेटा बता रहा था कि 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और अब इन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन ये काम कर रही हैं। तो ये हालात है भागलपुर के घर घर में। इस इलाके में जब हम घूम रहे हैं तो यकीन मानिए लोगों को देख के बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये कला है और ये विलुप्त हो रही है। भागलपुर अपने तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। साल 2015 में यहाँ तसर सिल्क का सालाना कारोबार करीब 600 करोड़ का था, लेकिन 2025 में तसर सिल्क का सालाना कारोबार सिर्फ 150 करोड़ का रह गया है। सिल्क सिटी के बुनकरों की हालत यह है कि बहुत से लोग हैंडलूम पावर लूम को छोड़कर दुकान खोल चुके हैं, क्योंकि परिवार का पेट जो पालना है। ये बताइए कि ऐसी हालत, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? आपने कितने समय पहले ये काम छोड़ा? बोले तो 8 साल हो गए हैं छोड़ने से। 8 साल किराने की दुकान चला? किराने की दुकान चला रहे। सिल्क सिटी की पहचान फीकी हुई तो मोहम्मद अंसारी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। बच्चे भूखे ना सोए, इसीलिए अब ऑटो चलाकर पेट भर रहे हैं। बुनकर का काम इसलिए छोड़े हैं कि पहले हैंडलूम चल रहा था, हैंडलूम के बाद वो बंद हुआ तो फिर पावर लूम पर आए, फिर पावर लूम बंद होने के बाद तब हम ये गाड़ी पर आए। भागलपुर में हर 10 कदम पर चेहरा तो बदलता है, लेकिन दर्द, पीड़ा, कहानी एक जैसी है। अब इसी भागलपुर में चुनावी शोर है, जिसमें नेता अब भी यही दावा कर रहे हैं कि हम जीते तो सब ठीक होगा। निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी। हम इन लोग को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे, जैसे आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं, राहुल जी बोले हैं, और आपको बता दें फैक्ट्री खुलवा के काम करेंगे। सिल्क बुनकरों की हालत बेहद खराब है। ऑर्डर घट चुके हैं, लागत बढ़ चुकी है, सरकार समर्थन को राजी नहीं है, लेकिन सिल्क सिटी को लेकर सियासत भरपूर है, और यही सिल्क सिटी का दुर्भाग्य है। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीट मिली थी, 2 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। आरजेडी और कांग्रेस को यहां पर 1-1 सीट मिली थी, यानी एनडीए को 7 में से 5 और महागठबंधन को 2 सीटें मिली थी। सिल्क सिटी भागलपुर में पिछले 3 बार से कांग्रेस जीतती आ रही है। इस बार भी कांग्रेस ने यहां से जीतते आ रहे अजीत शर्मा पर ही दांव लगाया है। अजीत शर्मा ने सिल्क सिटी की इस हालत के लिए डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने भागलपुर की फैक्ट्रियों और उद्योग की दयनीय स्थिति को लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया, अशोक पेपर मिल 400 एकड़ का ये परिसर अब खंडहर बन चुका है। कभी बिहार में 33 से ज्यादा चीनी मिलें थी, आज ज्यादातर बंद पड़ी है। समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल 2017 से बंद है। भागलपुर का प्रसिद्ध सिल्क उद्योग दम तोड़ रहा है। 95% बुनकर परिवार कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। 11 नवंबर को यहां चुनाव है, इसलिए सियासत भी सिल्क की तरह मुलायम हो गई है। सिल्क सिटी में हो रही चुनावी रैलियों में बुनकर, उद्योग, फैक्ट्रियां, रोजगार का जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। हमारे अभियान से यहाँ के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, हमारे विश्वकर्मा साथियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बुनकरों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो। बेचारे मखाना गंदे पानी में से निकालते हैं, बीमार होते हैं, उनको थोड़ा फायदा मिले, ये हम चाहते हैं। भागलपुर से सटे हुए बांका, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर, ये सभी जिलों में रक्षा उत्पाद करने का हम कारखाना अलग अलग जगह पे लगाने वाले हैं। ये चुनाव उद्योग कारखाना लगाने का चुनाव है, पलायन को खत्म करने का चुनाव है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।